अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बल्ला क्यों छीना, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का तफसीली फैसला आ गया। 15 निकात जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इस बल्ले को छीना गया और अब क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने जा रही है, और अगर जा रही है तो कौन से बुनियादी निकात हैं जो इस फैसले में शामिल नहीं किए गए, जो तहरीके इंसाफ जिनको नजरसानी बेंच के सामने उठाएगी, इसकी तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हाईजैक करने के लिए हाईजैकर्स इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, और कुछ हाईजैकर्स को कैसे मालूम हुआ कि आज तफसीली फैसला आना था, और इन हाईजैकर्स में से एक शख्स ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और किसके कहने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स आपको बता दें कि इमरान खान की मकबूलियत में होशरुबा इजाफा हुआ और पाकिस्तानी मीडिया का एक झूठ पकड़ा गया। कुछ दिनों में 50 अरब व्यूज जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान को मिले, उनके जलसों को मिले। और इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त जंग जो है वो जारी है, और दोनों तरफ से तीर जो है वो चलाए जा रहे हैं। और अब एक मेहरबान को मुखातिब किया है शहबाज शरीफ ने, और सिंध के अंदर जेलों की हकीकत कौम के सामने रखने की कोशिश की। इससे भी पर्दा उठाएंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का यह फैसला कि बल्ला क्यों छीना और बल्ला छीनने की 15 वजूहात, और फिर इसके ऊपर तहरीके इंसाफ का लाएअमल। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। फैसला 38 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ये खुद तहरीर किया। वो लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का 10 जनवरी का जो मुख्तसर फैसला है उसे चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 14 शिकायत पर फैसले को कलअदम करार दिया, और तहरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा, और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। आज के इस फैसले के बाद व्यूअर्स एक चीज तो ये साबित हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अकबर एस बाबर के पीटीआई का मेंबर होने के ऊपर मोहर लगा दी है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गलतियों पर गलतियां करती रही। इतने अरसे से आपको ये मालूम था कि ये वो शख्स है जो आपको इलेक्शन कमीशन में घसीटता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इसने आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के दर पर लाकर बैठा दिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के साथ जो कुछ होता रहा पिछले कई बरसों से, और ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में थी, लेकिन उन्होंने अकबर एस बाबर की मेंबरशिप के हवाले से कोई ठोस इकदाम जो है वो नहीं उठाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक गलत फैसला है, अपने फैसले के जरिए अकबर एस बाबर को मेंबर डिक्लेयर जो है वो कर दिया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ना कि आपने अपने मेंबरान से इलेक्शन जो आपने इंट्रा पार्टी करवाया इसको छुपा कर करवाया, और उसमें ये एक तस्दीक और एक दलील और फिर एक फैसला सुना दिया गया कि जनाब अकबर एस बाबर साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक मेंबर है। व्यूअर्स जो दूसरा नुकता है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुताद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। शोकॉज के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान जो है वापस लिया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामला चलाने वालों पर है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की जिम्मेदारी उन पर है जो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मैं नून लीग को देखूं तो जरूर काजी साहब ये बताते और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये भी कौम को बता दे कि वहां पर कौन सी जमहूरियत है। चीफ ऑर्गेनाइजर जिसे आपने बिला मुकाबला मुंतखब किया मरीम नवाज शरीफ ता हयात इस पार्टी के कायद हैं, आपने वहां पर क्यों उनका नाम तब्दील नहीं होने दिया, और किस कानून के तहत वो जमात के ऊपर, यानी जिस जमात का नाम ही एक शख्स से चलेगा
وہاں پر کس قسم کی جمہوریت ہوگی جہاں پر باپ سے بیٹی اور پھر باپ سے بیٹے تک کی سیاست جو ہے وہ ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہاں پر کیا جمہوریت موجود ہے؟ بلاول زرداری جس نے نہ صرف پارٹی پر قبضہ کیا بلکہ اپنی ماں کے نام پر بھی قبضہ کیا، وہ اصل میں زرداری ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ بھٹو لکھتے ہیں صرف سیاست کے لیے تاکہ یہ سیاسی وراثت ہے وہ کسی طرح سے آگے چلائی جا سکے۔ آج پاکستان سے مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ عرفان، جو سب سے افسوس کی بات ہے نا اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد، کہ تمام سیاسی جماعتیں، ان میں کرپٹ لیڈر بھی موجود ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہوئے اور بہت سارے کیسز پینڈنگ ہو گئے، وعدہ معاف گواہ سامنے آتے ہیں، لیکن پھر کیا کیا جاتا ہے؟ مکمکہ کر کے ان کیسز کو دبا دیا جاتا ہے، اور طاقتیں کون ہیں؟ وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اور آج بھی ان تمام کیسز کے باوجود یہ جماعتیں کھڑی ہیں اور انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، عمران خان جیل میں ہے اور تحریک انصاف کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ انہوں نے کہا افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی زندگی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ یہاں پر تو موروثیت کی وراثت بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ آگے کیسے بڑھ پائے گا؟ تو بے ساختگی میں میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ یہ جو شعور ہے یہ اس پارٹی کی وراثت ہے، اور اس شعور کی بنیاد پر یہ پارٹی جو چلے گی، اور پھر کسی جماعت کو معمولی بے ضابطگی پر انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا اس کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے کہ غلطی ہوئی، اس غلطی کا یعنی الیکشن ہوتے ہیں آپ مان نہیں رہے، لیکن آپ نے یہ الفاظ کس کے بارے میں کہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کا اشارہ اے این پی کی طرف تھا، جنہیں ان کی لالٹن جو ہے واپس کر دی گئی۔ ویورز، انٹرا پارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئین اور قانون کی ایک بڑی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کا حوالہ بھی دیا، اور آپ کو بتا دیں کہ اگلا نقطہ جس سے انتخاب میں انٹرا پارٹی انتخاب کے نتیجے میں پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر آنے والوں کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ پارٹی امور چلائیں۔ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ جب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے سال کا وقت دیا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں۔ متعدد نوٹس جاری ہوئے، اضافی وقت دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ نہیں کرائے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں تھی اور جب الیکشن کمیشن نے کہا تو اس وقت کرونا وبا تھی، اس کے باوجود جون 2022 میں الیکشن کرائے گئے اور یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا، لیکن ویورز الیکشن کمیشن نے اس ریکارڈ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلا نقطہ، پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی نظر انداز کیا اور حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی کی۔ عمر ایوب خود کو بغیر دستاویزی ثبوت پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جیسا اہم عہدیدار کہتے ہیں۔ گوہر علی خان خود کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے کوئی ٹھوس دستاویزی ریکارڈ جو ہے عدالت میں جمع نہیں کروایا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے جواب کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف نے متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عمر ایوب کو سیکرٹری نامزد کیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور ویورز جس الیکشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ریکارڈ موجود ہے، لیکن اسے اور ان کے کسی بھی حوالے کو اس فیصلے میں جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے نہیں لکھا گیا۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ برطانیہ میں انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاسی جماعتیں وہاں پارٹی الیکشن نہیں کراتی۔ 2022 میں بورس جانسن وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہوئے، لیکن اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ پھر لیز ٹرس یعنی الزبتھ ٹرس رشی سونک کو شکست دے کر وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ الزبتھ ٹرس کے استعفے کے بعد رشی سونک بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں ووٹ کا حق بھی
आम इंतखाबात में वोट डालने के हक जैसा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुतादिद फैसलों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत को उजागर किया, लेकिन काजी साहब मसला यहां पर यह है कि मरूसियत आपको बरतानिया में नजर नहीं आएगी, मरूसियत आपको अमेरिका में भी नजर नहीं आएगी, और फिर जो निज़ाम हमारा है वो निज़ाम बरतानिया का नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ें चोरी करके अपने आइन में और बहुत सारी चीज़ें चोरी करके अपने निज़ाम में तो ज़रूर इंडक्ट किया। पार्लियामेंटी जो निज़ाम है हमने बरतानिया से लिया, लेकिन याद रखिएगा अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है और फिर वहां पर किस तरह से इलेक्शन होते हैं उसका एक सिलसिला है, और 2.5 बरस के बाद हुकूमतों का अपना एतमाद लेना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के हालात से जो है वो मुख्तलिफ हैं। फिर व्यूअर्स, कोई भी फरीक एक केस 2 मुख्तलिफ अदालतों में नहीं लेकर जा सकता, ये भी लिखा गया। ज़ाब्ता दीवानी का सेक्शन 10(1) मामला 2 मुख्तलिफ अदालतों में लेकर जाने की मुमानत करता है, जिसका हवाला इस फैसले में दिया गया। लेकिन हामिद खान साहब के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग किस्म की दरखास्तें थी और दोनों का मतन भी जो है वो मुख्तलिफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सबको इसी फैसले में लपेट दिया। व्यूअर्स, आपको बता दें कि 15वां नुक्ता, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बगैर जमात का अपने मेंबरान से ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। हम इस केस में सिर्फ ये देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए या नहीं। हम इस गहराई में नहीं जा रहे कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे हुए। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तवील वाबस्तगी रखने वाले 14 मेंबरान ने शिकायत की, उन्हें वोट का हक नहीं दिया गया। 14 मेंबरान ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को रद्द करके साबित किया कि वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। अब मसला यहां पर यह है कि जो कार्रवाई हुई पूरे पाकिस्तान ने देखी। काजी साहब ने इन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि हाँ भाई, क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? उसने कहा जनाब कब से है? और एक बंदे ने कहा कि जनाब मैं पिछले कई बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी मैं इसका फाउंडिंग मेंबर हूं। लेकिन सबूत के तौर पर कुछ मांगा नहीं गया। सबूत के तौर पर कोई कागज जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार मांग रहे थे कि इलेक्शन हुआ, दस्तावेज हमें दिखा दो, हमें वीडियोस पर यकीन नहीं है, लेकिन आपने ये कागजात जो हैं इन तमाम मेंबरान से नहीं मांगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इस फैसले को पाकिस्तान की आवाम कैसे देखेगी उसका हाल आज आप सर्वे करवा लें, आपको पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पाकिस्तान की आवाम जो है वो किस किस्म की राय रखती है। व्यूअर्स, इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या नुकसान हो सकता है? आपको बता दें कि अकबर एस बाबर साहब ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया और अजीब बात यह है कि उन्हें यह पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आने वाला है। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और अगला लाएअमल तय किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और दूसरी तरफ फैसला जो है वो आ जाता है। अकबर एस बाबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया और यह भी कहा कि लोगों ने पार्लियामेंट में सीटें लेने के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचाया। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात हम खुद करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फंड्स मुंजमद किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा बैंकों को खत लिखेंगे, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है और तमाम ओहदे जो हैं वो तमाम लोग अपने साथ लिखने से परहेज करें, यानी बाज रहें। अब मसला व्यूअर्स ये है कि अकबर एस बाबर को ये फायदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने तफसीली फैसले में लिख दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। यानी अब वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? देखें जी, गलती आपने की। आपको अकबर एस बाबर को उसके घर तक छोड़कर आना चाहिए था। आपने पूरी की पूरी पार्टी जो है एक शख्स के हाथों यरगमाल बनवा ली और अब वो पार्टी को अपने नाम करवाने के लिए, यानी रजिस्ट्री जो है अपने नाम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो उसे एक लाइसेंस मिल गया, लेकिन अब वो क्या करेगा? वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के अपने नाम पार्टी जो है वो करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन व्यूअर्स, एक सवाल, और आपने अकबर एस बाबर साहब को ये टैग करके लिखना भी है कि बाबर साहब हिम्मत करें और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जाएं और आपको अपनी औकात मालूम पड़ जाएगी कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। और फिर एक काम ये करें, मैं आपको बड़ा चैलेंज नहीं देता और ये पाकिस्तान की आवाम मुझसे इत्तफाक करेगी कि आप एक कॉर्नर मीटिंग करके दिखा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप मेंबर हैं ना, तो एक कॉर्नर मीटिंग करके दिखाएं और आवाम को बताएं कि आप कितने बड़े लीडर हैं। एक तकरीर करके आप दिखा दें और लोग जो है ना 50 से 60 वोट लेकर आप दिखा दें, तो आप
जीत जाएंगे, चूंकि 50 से 60 वोट भी आपको नहीं मिलने, ये आपके हालात हैं और आप चले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा करने के लिए। व्यूअर्स, इस तफसीली फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपील में जाएगी और नजरसानी अपील जो है वो दायर की जाएगी, नया बेंच होगा। फिर अगर फैसला खत्म हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार पाएंगे, बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। ज़िमनी इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के साथ मैदान में मौजूद होगी और अगर ना हुआ ये मामला तो फिर इस पार्टी के ऊपर कब्जा जो है वो किया जा सकता है। व्यूअर्स, अब चीज़ें ना जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे ना, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और इमरान खान की जमात के ऊपर जो हमलावर है ना, जो हाइक जैकर्स हैं, वो अब इस तरह हमले कर रहे हैं क्योंकि मालूम है कि इमरान खान के बाद या इमरान खान अगर जेल में होगा तो हमने क्या करना है और इस पार्टी को अपना कैसे बनाना है। आप जस्ट इमेजिन करें, खान साहब की ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें जेल में डाल दिया गया और इस किस्म के लोग अकबर एस बाबर जैसे, जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये दरखास्तें लेकर अदालतों में जाकर नारे लगाते हैं कि असली जमहूरियत हम लाएंगे। पहले भाई, अगर तुम्हारे मुकाबले में कोई आ गया तो क्या इजाज़त दोगे या इस बात का इकरार करोगे कि तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इनकी इस पोजीशन को भी चैलेंज करते हुए उन कागजात को जो रऊफ हसन साहब सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे, खुदा के लिए अदालतों में लेकर जाएं और इसका कुछ करें, नहीं तो उन्होंने प्लान कर लिया है कि अब हमने इस पार्टी को किस तरह हाईजैक जो है वो करना। और फिर से आपको बता दें कि इमरान खान की मकबूलियत में होशरुबा इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया का एक और झूठ जो है पकड़ा गया। एक जाली सर्वे करवाया गया और इसमें लिखा गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च के अवामी आरा पर शामिल एक नया सर्वे जो है वो सामने आया है। सर्वे के दौरान 3000 से जायद अफराद से राय ली गई। पंजाब के 54% अफराद ने कहा कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। पंजाब से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार नजर आए। अब इसमें हकीकत क्या थी कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें तो कोई भी ऐसा सर्वे नहीं है जिसमें यह कहा ना गया हो कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई। हर सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत में आपको इजाफा नजर आएगा। ब्लूमबर्ग ने यह लिखा कि इमरान खान की मकबूलियत जो है पाकिस्तान में बढ़ गई। दी टाइम्स ने भी लिखा कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बढ़ गई। अल जजीरा ने भी लिखा कि गिरफ्तारियों और इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ करार दिया और ये कहा कि इमरान खान अब से यानी अब पहले से ज़्यादा मकबूल हैं। गैलप सर्वे में भी यही बात सामने आई कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल शख्सियत हैं। सोशल मीडिया पर जितने भी जलसे हुए, जितने भी जो कॉम मीटिंग्स की गई, उन सब में ये बात सामने आई, जो वर्चुअल जलसे थे, जो फिगर्स हैं, जो एनालिटिक्स थे, जो टिकटॉक पर जलसे किए गए, उसमें करोड़ों, लाखों और करोड़ों लोगों ने इसे फॉलो किया, लाइक किया और देखा और व्यूज बढ़े। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल जितने भी जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, उनमें इमरान खान की मकबूलियत जो है वो रिकॉर्ड इजाफा ना सिर्फ देखा गया बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। और अब ये कहीं से उठाकर एक ले आए हैं सर्वे जिसकी बुनियाद पर ये इमरान खान की मकबूलियत और इसे 9 मई के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। व्यूअर्स, को बता दें कि पिछले कुछ अरसे में सिर्फ इमरान खान के हैशटैग के साथ ना 50.3 बिलियन व्यूज जो हैं वो आए हैं। और इस तरह मुर्शद इमरान खान हैशटैग जैसे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमें नजर आए वो तकरीबन 35 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत क्या है और इमरान खान साहब जो हैं वो आज कहां पर खड़े हैं। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान में ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, शहबाज शरीफ बिलावल की तारीफ किए थकते नहीं थे और बिलावल जो है इसी तरह उनको इस तारीफ का बदला तारीफ से जो है वो चुकाते थे। अब दोनों तरफ से ज़बरदस्त किस्म के हमले किए जा रहे हैं और इनकी सुलह करवाने की कोशिश की गई और उसकी जो हमने सबसे बड़ी निशानी देखी कि इन्होंने जरदारी साहब को सदर के लिए नामजद कर दिया और दूसरी तरफ से ये स्ट्रेटजी है जिन्होंने सुलह करवानी है कि बदले में हम तुम्हें जरदारी साहब को सदर में ऐवान सदर में बैठा देंगे, तो लिहाजा तुम अपने मुतालबात से पीछे हट जाओ और ये तनकीद मत करो। लेकिन इसी तनकीद की बुनियाद पर बिलावल अपनी असल मंजिल की तरफ जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल को मेहरबान कहकर पुकारा और उन्हें कहा कि इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा देता हूं कि इसके साथ साथ ज़ाती जेलों के खात्मे का भी आप ऐलान कर दें,
چونکہ سندھ کے اندر بہت ساری ایسی ذاتی جیلیں موجود ہیں جہاں پر ظلم ہوتا ہے، بچوں، خواتین اور لوگوں پر تشدد ہوتا ہے، تھانے دار اور اسسٹنٹ کمشنر خاموش رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 2013 سے 2018 تک پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ شہباز شریف صاحب کے جلسے سے ایک رات پہلے جلسہ گاہ میں نوٹ نچھاور کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں انہیں جلسہ گاہ میں لایا جا سکے۔ شہباز شریف صاحب کی شاید یادداشت کمزور ہے۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شہباز دور میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور شہباز دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا، پریس کانفرنسز ہوئی، اور اسی دور میں گھروں پر چھاپے مارے گئے، اور اسی دور میں عمران خان پر 5 حملے جو ہیں وہ کیے گئے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی جو ہے وہ نہیں تھا۔ یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں کہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کیوں زرداری صاحب کی زبان کو کاٹا، کیوں یہ ظلم کیا گیا، اور اس کی منطق کیا ہے۔ یہ سیاستدان بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار کو سیکیور کرتے ہیں، کچھ ان کی باتیں مانتے ہیں، زیادہ ان کی مانتے ہیں، اپنی کم منواتے ہیں، اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ان کی بات کو مانے جاتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں یہی سیاسی کلچر جو ہے ویورز دیکھا ہے۔ اور ویورز آخر میں آپ کو بتا دیں کہ 8 فروری کو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم شیر کا شکار کریں گے، اور آزاد امیدواروں کی منڈی لگے گی، اور پھر نوٹوں کی بوریاں جو ہے ویورز وہ کھل جائیں گی۔ کون کتنے میں بکے گا؟ گجرات میں ایک جلسہ ہوا ہے جی، اور بلاول نے پاکستان کے ان علاقوں میں جا کر جلسے کیے جہاں پر ان کی پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گجرات، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو آخری دفعہ 2008 کے اندر الیکشن جیتی تھی، اس کے بعد الیکشن وہاں سے جیت نہیں سکی، اور بلاول نے وہاں پر بھی جلسہ کر کے دکھا دیا۔ اور پھر 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، لاہور ڈویژن سے قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، اور سن 2013 میں ان تمام ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی، جبکہ 2018 میں صرف راجہ پرویز اشرف صاحب کی ایک نشست جو ہے اس پر انہیں کامیابی ملی۔ اور اب بلاول زرداری صاحب کی جماعت ان الیکشن میں جیتتی ہے پنجاب میں یا نہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، ان کا ووٹ بینک موجود ہے یا نہیں، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور اپنے مخالفین کو بتا دی ہے کہ وہ پنجاب جہاں پر پیپلز پارٹی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جلسے نون لیگ کے جلسوں سے بہت بڑے ہیں۔ ویورز، پاکستان کے اندر ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اور جو مستقبل ہے وہ اس مخلوط حکومت کے ذریعے کیا سیکیور ہو سکتا ہے، ہماری جمہوریت کیا بحال ہو سکتی ہے، اس کا جواب جو ہے اس حکومت کی کتنے دن اور کس طرح کی کارکردگی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تم ہماری چوری بچاؤ، چھپاؤ، ہم تمہاری چوری چھپائیں گے، اور شاید اس اصول کے تحت اگر یہ سب چلے تو یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کر جائے گی۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے اپنا 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے گی۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔